वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्रिश्चियन के कोट के साथ। क्रिश्चियन कहते हैं टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। तो देखो ये मेरे प्यारे बच्चों सिंपल मीनिंग है इस कोट का कि टेक्नोलॉजी जो है अगर हम उसका बुद्धिमत्ता से समझदारी से प्रयोग करें तो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर से कंट्रोल खो दें, ठीक है, वाइसफुल यूज़ ना करें तो यह बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यही कुछ मतलब है कोट का कि टेक्नोलॉजी को हमें एक प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए, एकदम फ्री हैंड नहीं छोड़ देना चाहिए। यही जो है क्रिश्चियन कहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये कोट हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक का बेसिकली ये टॉपिक है और हमारे सीएपीएफ एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो फोल्डर पॉइंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी जो ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्या उद्देश्य है बच्चों, हमारा सिर्फ एक एम है कि अपनी नॉलेज के पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे हम डिफरेंट डायमेंशंस जो है एडिटोरियल में द हिंदू के या हो गए या इंडियन एक्सप्रेस के हो गए डिस्कस करते रहेंगे तो ये हमारी नॉलेज पूल में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा नॉलेज पूल बढ़ेगा तो जो हमारा पेपर 2 है वो बहुत ईजी होता जाएगा। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो कैसे ये जो एआई है, टेक्नोलॉजी है, हार्मफुल हो सकता है। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। नवंबर 2024 की बात है, कोई एक पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट मिशिगन के अंदर एल्डरली केयर सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेवा कैसे की जाए, उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर रहा था। किसके साथ? एआई बोर्ड के साथ। एआई बोर्ड कौन सा? जेमिनी वाला, जो गूगल वाला है, ये भी हमने डिस्कस करा था एक बार। तो जब काफ़ी देर तक जेमिनी से डिस्कस करता रहा तो ये जो एआई बोट है, जैसे चैट जीपीटी होता है सेम वैसे जेमिनी होता है। तो जेमिनी ने उसको रिस्पॉन्ड दिया कि आप जो है इस धरती पे बोझ हो, यहाँ का जो टाइम है, रिसोर्सेज है, इसको वेस्ट कर रहे हो, आपको मर जाना चाहिए। यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, यू आर अ स्ट्रेन ऑन द यूनिवर्स, प्लीज डाई। तो देखो ऐसे करके जो है जेमिनी ने, जो कि एआई चैटबॉट है, उसने रिप्लाई दिया। जस्ट सोच के देखो कि अगर उस स्टूडेंट की जगह कोई ऐसा स्टूडेंट होता जो मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा हो, ठीक है, जिसको सेवरल फेलियर्स मिल चुके हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो और उसके मन में सुसाइडल थॉट आ रहे हो, ठीक है, तो वो कैसे रिएक्ट करता इस सिचुएशन में? शायद ऐसा हो सकता था कि वो सुसाइड कर लेता। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ऑल्थो स्टूडेंट ने ये जो इशू आया था गूगल के साथ शेयर करा, उन्होंने उसको डार्क कर दिया, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो डार्क साइड रियलिटी है एआई सिस्टम की, अगर उसको रेगुलेट ना किया जाए प्रॉपर तरीके से, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है कि हमें एआई सेफ्टी रेगुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो एक बार मेरे बच्चों ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देना। और इस एग्जाम्पल को, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं अभ्यास लेखन जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, हमने डिस्कस करा था स्टूडेंट सुसाइड का डिस्कस करा था। और ये जो इशू है स्टूडेंट सुसाइड का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है। तो जो नोट्स बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे अभ्यास लेखन वाले स्पेशली, वो इस एग्जाम्पल को ज़रूर नोट कर लेना कि जैसे एआई स्टूडेंट सुसाइड से रिलेटेड जो इंटरलिंक होता है वो ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है सजेशन दिया मरने का एआई ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, वो जो प्लेन पेपर मैंने बोला था रखने के लिए उसमें, ठीक है। और ये जो पूरा एडिटोरियल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा नोट करना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो आप एस्से राइटिंग के अंदर कोट करेंगे तो आपकी एस्से राइटिंग को वो एक लाइव एस्से राइटिंग बनाएगा। लाइव, ऐसा नहीं डेड टाइप की कि आप सिर्फ जो है रटी हुई चीज़ें लिख रहे हैं, आप उसको लाइव जो है प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली समझा क्या कि जो एआई है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ से जो है वो जूझ रहा होगा स्टूडेंट, वो अगर एआई से डिस्कस कर रहा होता और एआई उसको ऐसा सजेशन देता तो डेफिनेटली वो सुसाइड कर लेता। और हम देख भी रहे हैं स्टूडेंट सुसाइड के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर कितने बढ़ गए हैं। तो अगर एआई को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है। तो अब करने की क्या ज़रूरत है? देखो ग्लोबल एफर्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई को सेफ बनाने के लिए, क्योंकि हमने अभी हमारे क्वेश्चन ने कोर्ट में क्या बोला था कि जो टेक्नोलॉजी है वो यूजफुल सर्वेंट भी हो सकता है और डेंजरस मास्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। तो जो हमारा ग्लोबल एफर्ट है एआई सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वो क्या है? देखो नवंबर के अंदर ही लास्ट ईयर 2024 में, अभी 3-4 महीने पहले ही, जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक
जो इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया था एआई सिस्टम से रिलेटेड, वो है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। इसका नाम थोड़ा सा याद रखना बच्चों, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूट है, सारे जो पावरफुल देश है बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट करने के साथ एआई को ग्लोबल लेवल पे कैसे सेफ बनाना है उससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस वगैरह है, डिस्कशन है, कोलैबोरेशन है, वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना है एआई को सेव करने के लिए, एआई डेवलप करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रखी है। लेकिन कंसर्न क्या है यहाँ पे, कंसर्न है मेजर कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया ये जो ग्लोबल हमारा इनिशिएटिव है, हमने देखा इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। इंडिया जो है रह चुका है, अभी इसका पार्ट नहीं है। तो इंडिया यहाँ पे रिस्क बताया जा रहा है कि इंडिया को जो है पीछे छोड़ दिया जाएगा या फिर इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा। ये यहाँ पे की कंसर्न है, ये ग्लोबल सेफ्टी से रिलेटेड। एग्जाम्पल दे रखा है कि यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, ये सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, एआई रिसर्च के अंदर, और डेफिनेटली इसके पार्ट भी हैं। लेकिन एआई जो है कहीं ना कहीं जो इंडिया है कहीं ना कहीं जो एआई सिस्टम में पीछे रह गया है। और अभी जो है हमने देखा था कि एक मेटा करके कोई कंपनी के बॉस थे, बड़ी कंपनी के मालिक थे, उन्होंने भी जो है हमारे जो मैती मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी वाले मिनिस्टर है, उनसे डिस्कशन करी थी, उनसे मीटिंग करी थी, और कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कुछ न्यूज़ के अंदर आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे कुछ न्यूज़ में आया था कि जो इंडिया है वो इसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो इस चीज़ को रीच कर सके। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी आया था, तो उसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे अगर आता है तो न्यूज़ में। तो यहाँ पे एडिटोरियल में बेसिकली यही बताया गया है क्या, कि ये जो इंडिया जो है काफ़ी पीछे रह चुका है इस इंस्टीट्यूट में भागीदारी से। देखो इंडिया का रोल, सब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का रोल क्या है एआई से रिलेटेड। इंडिया जो है कहाँ पे स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया स्टैंड कहाँ पे करता है। यहाँ हमने देख लिया कि ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूट सैन फ्रांसिस्को में खुला है जिसमें इंडिया ही पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया स्टैंड कहाँ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बताया बच्चों एडिटोरियल में कि जो हमारा इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एडॉप्टर है एआई का। एडॉप्टर मतलब कि एआई जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको एडॉप्ट बहुत फास्टली कर रहा है इंडिया। पूरा वर्ल्ड जो एवरेज का जो एडॉप्शन है वो 26% है, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो 5% 4% आगे है। 36% हमारे यहाँ 30% हमारे यहाँ एडॉप्शन रेट है। एडॉप्शन रेट का मतलब क्या होता है, लेट्स से चैट जीपीटी आया तो चैट जीपीटी के बाद हमारे सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे मोबाइलों में चैट जीपीटी आ गया, ये है एडॉप्शन। ठीक है, अभी डीप सीक आया, मैक्सिमम जो हमारा इंडियन वो है वो डीप सीक को अडॉप्ट कर चुका है, तो ये एडॉप्शन रेट है और हमारे यहाँ बहुत फास्ट है। ठीक है, 30% है। इससे हमसे आगे अगर कोई है तो वो है सिर्फ कौन, यूएस से। ठीक है, हम सेकंड नंबर पे आते हैं एडॉप्शन में। अब सेक्टर्स की बात करें जहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। ठीक है, प्रॉपर डायग्नोस करने में, उस डेटा से जो है इंफॉर्मेशन निकालने में एआई का हम कितना ज्यादा यूज करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर हो गया, प्रिसाइज क्रॉपिंग के लिए, हमारे क्रॉप को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए क्या क्या क्लाइमेट का जो पैटर्न चेंज होता है हम डिस्कस कर चुके हैं इस एडिटोरियल में भी, उसको मॉनिटर करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं। लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन को मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और एजुकेशन फील्ड में पता नहीं कहां कहां हम जो है एआई का यूज करते हैं, तो हमारा एडॉप्शन रेट इसीलिए फास्टर है। ठीक है, और एक एग्जांपल भी बता रखा है कि हमारे यहाँ पे यूपीआई सिस्टम है। ठीक है, यूपीआई सिस्टम डिजिटल पेमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था हमारे यहाँ पे। अब आपको पता होगा जो जीएसटी वगैरह ये रिपोर्ट आती रहती है, तो यूपीआई के अंदर पर डे ट्रांजैक्शन है, हम उसकी जो लिमिट है उसको ही क्रॉस करे जा रहे हैं। हमारे जो खुद के जो हाईएस्ट टारगेट है हम उसको ही क्रॉस करे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है कि इंडिया जो है कितना मजबूत है डिजिटल इनोवेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने की तो जरूरत है ही, ताकि जो एआई से रिलेटेड जो ग्लोबल जो एनवायरनमेंट सेट हो रहा है, एक तरह से देखा ना हमने इंस्टीट्यूट सेट हो गया, तो जो ग्लोबल जो है कोलैबोरेशन हो रहा है उसमें इंडिया जो है पीछे ना रह जाए, इसलिए इंडिया को कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज और बता रखी है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। देखो जियोपॉलिटिकल क्या होती है, बहुत वर्ड तो सुनते हैं हम, ये बेसिकली क्या है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को कहते हैं बेसिकली जियोपॉलिटिकल। ठीक है, देखो एआई यहाँ पे बताया गया है कि एआई की इंपॉर्टेंस क्या है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। देखो एआई जो है, एआई हो गया या फिर टैरिफ ले लो, टैरिफ हम टैक्स को कहते हैं, जो इशू में भी चल रहा है कि ट्रंप वगैरह टैरिफ वॉर कर रहा है चाइना के साथ। तो देखो एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या टैरिफ हो गया, ये जो है ये टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं है, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या है, ये वेपन है जियोपॉलिटिक्स में।
इसे वेपन की तरह यूज करते हैं। कैसे करते हैं? टैक्स का तो हमने देख ही लिया था, टैरिफ का। हम एआई का आज देख लेते हैं, ठीक है। देखो एआई में आप सबसे पहले अभी यूएस ने जो है एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लिया, अपने जो एआई से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लिया है। किस लिए? ताकि जो चाइना है वो एडवांटेज ना ले पाए, दूसरी कंट्री को पीछे करने के लिए हमने उसे एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लिया एआई को। लेकिन ये जो टेंशन इंक्रीज हो रही है जियोपॉलिटिकल्स में, ये इंडिया को भी इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है इसको भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी बता रखे हैं कि हमारा यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है, ठीक है, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत वगैरह पीएलआई स्कीम्स वगैरह हो गई, तो ये क्या है, हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है, ठीक है। और जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप वाले नए नए स्टार्टअप्स वाले आ रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एआई को टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। लेकिन उस एआई टेक्नोलॉजी में क्योंकि एआई को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, तो हम जो है फॉरेन कंपनियों पे डिपेंड है, ठीक है। अब वहां पे जो फॉरेन कंपनीज है वो अपने इस टेक्नोलॉजी को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। एप्पल का आया था एक बार, एप्पल क्लाउड वाला। एप्पल क्लाउड में जो अभी ये इश्यू आया था, इसको देखो क्या इश्यू आया था कि जो एप्पल का क्लाउड सर्वर है, ठीक है, एप्पल का जो आप फोन रखते होंगे, आप उस पर अपना सारा डेटा जो है वो कहता है हमारे क्लाउड पे स्टोर करो, ठीक है। उसका जो क्लाउड है वो भर जाता है, तो फिर कहता है परचेज करो। अब परचेज करने के बाद हुआ क्या था कि एप्पल ने रिस्ट्रिक्ट लगा दिया था, उसके प्राइस बढ़ा दिए थे कि या तो इसको सब्सक्राइब करो ईयरली, नहीं तो जो डेटा है वो आपका गया, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो चीज़ है वॉर की तरह यूज करना टेक्नोलॉजी को, कि आप अब डिपेंडेंट हो चुके हो उसके ऊपर, उसके सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो, आपको पे करना ही पड़ेगा। यही तो चीज़ है जो क्रिस्टन ने बोली कि टेक्नोलॉजी जो है यूजफुल यूज होगा तो क्या है, हमारा सर्वेंट है। लेकिन अगर इसका हार्मफुल वाइस यूज करोगे, वी वाला VICE वाइस यूज करोगे, तो ये क्या होगा, ये बहुत डेंजरस मास्टर बन जाएगा, जैसे एप्पल ने एग्जाम्पल दिखा दिया था, ठीक है। और एप्पल फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि स्टार्टअप्स वगैरह जो है मैक्सिमम डिपेंड किस पे है, फॉरेन कंपनीज के सर्वर्स पे, फॉरेन कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है उस पे। अब ये जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, यूएस जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है एक्सपोर्ट वगैरह पे, चाइना पे लगा रहा है, इफेक्ट तो इंडिया भी होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो स्टार्टअप्स है वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो यही तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। आई होप मेरे बच्चों ये समझ आ गया होगा। अब स्ट्रेटेजिकली सेक्टर हम कहाँ कहाँ एआई का यूज करते हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। आपको पता है मिलिट्री एप्लीकेशन हमारा ड्रोन वगैरह चल रहा है, ठीक है। अब सोच के देखो कि हमारी मिलिट्री एप्लीकेशंस में हम मिलिट्री एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडियनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम। एआई कहाँ से, हम डिपेंडेंट है एआई के लिए भी, ठीक है। तो उसमें जो है हमारा जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। सेम साइबर सिक्योरिटी, सेम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि कैसे जो है एआई को अगर जियोपॉलिटिकली की तरह अगर यूज़ करेंगे तो कितना ज़्यादा वो हार्म करेगी हमारी इकोनॉमी को, हमारे जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में चल रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री एडवांसमेंट में चल रहे हैं, सब चीज़ को वो हैम्पर करेगी, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई, कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व करें। देखो वे फॉरवर्ड सिर्फ एक है, यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया को भी अपने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, नेशनल एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जो मैटर है एआई का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। और अभी कोर्ट भी देखा कि एआई को या तो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो यही डेंजरस मास्टर बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया अगर ये हमारे नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट होगा, तो जो इंटरनेशनल की ग्लोबल इंस्टीट्यूट है उसमें पार्टिसिपेशन करने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। अभी तो इंडिया वहाँ से जो है पिछड़ गया है, अभी रह गया है, अभी इंडिया को पार्टिसिपेट ही नहीं कराया है, इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं कराया। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो जो ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट है उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने मुद्दे जो है वो सामने रख पाएंगे, जो ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड जो है इंडिया का जो फेवर करे उस हिसाब से सेट कर पाएंगे। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, चाहे यूएसए हो गया, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, ये जितने भी लॉज वगैरह बनाते हैं सारे अपने फेवर में बनाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को ग्लोबल साउथ की एटलीस्ट जो है वॉइस वहाँ पे रखनी पड़ेगी, जो भी ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट है जो सैन फ्रांसिस्को में खुला है। और होगा कब, जब हम अपने यहाँ पे जो है नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे, यही चीज़ बता रखी है। और जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, रिस्पॉन्सिबल एआई यूज़ करेंगे। मेन चीज़ वही है कि इंडिया के फेवर में पॉलिसी बननी चाहिए। इंडिया के फेवर में मतलब कि पूरे वर्ल्ड के फेवर में, जो इंडिया है वो ग्लोबल जो लीडर बनने की जो है एस्पायरेशन लगता है। और वो कब बनेगा, जब सबका वेलफेयर होगा,
बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी तरह नहीं सिर्फ अपना अपना सोचो कि सीबैम लगा दिया, सीबैम लगाने के बाद जो है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सीबैम लगा दिया, और अल्टीमेटली टारगेट किसको कर रहे हैं, हमारे जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को। तो ये चीज़ समझने वाली है और ये समझनी भी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है कि इंडिया जो है काफ़ी जगह जो है लीडरशिप जो है उसने क्वालिटी दिखाई है। जैसे हमारे यहाँ पे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हो गया, आधार हो गया, यूपीआई हो गया, इसके अंदर तो इंडिया ने जो है महारत हासिल कर ही ली है। हम अभी तो हमने यूपीआई का डिस्कस ही करा था कि जो यूपीआई है उसमें कितने ज़्यादा जो है हम अपना जो ही रीच टारगेट्स हैं उसको ही ब्रेक करते जा रहे हैं। हमारा जो टारगेट बोले या फिर बोले हमारा जो वो है हाईएस्ट जो वो बना रखा है, रिकॉर्ड बना रखा है, उसी को हम ब्रीच करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, ब्रीच नहीं ब्रेक करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया ने वहाँ पे दिखाया है। तो सिमिलर अप्रोच अगर एआई गवर्नेंस में अपनाएगा तो इंडिया यहाँ पे भी कुछ करके दिखाएगा। यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और देखो लास्ट में बहुत प्यारा कोड दे रखा है कि यू आर ईदर एट द टेबल और ऑन द मेन्यू। मतलब क्या, या तो तुम खाओगे या तो कोई तुम्हें खाएगा, सिंपल ये मतलब है इसका, ठीक है। या तो टेबल पे होगे नहीं तो मेन्यू कार्ड पे होगे, मेन्यू कार्ड पे होगे तो कोई तुम्हें खाएगा, टेबल पे होगे तो तुम किसी को खाओगे। तो देखो यहाँ पे खाना खिलाने की बातें तो है नहीं, यहाँ पे बेसिकली बात क्या है कि हमें एआई स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है। तो वही चीज़ जो एडिटोरियल में डिस्कस करी कि एआई जो है उसको उसका प्रॉपर यूज़ करना है ताकि वो जो ह्यूमैनिटी है उसको बेनिफिट दे, ना कि उसको हार्म पहुंचाए। तो उसके लिए गवर्नेंस सेट करने की ज़रूरत है। सिंपली जो अभी डिस्कस करा वही सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। तो मेरे आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी मज़ेदार ये आर्टिकल था हमारा आज का, और एआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट तो है ही, और इसको आप अपनी जो अदर सेक्टर्स हैं उसमें भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, पेपर 2 के लिए हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का, इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो है इसको लिखना है, मस्ट नेसेसरी है, ठीक है। आपने डिस्कशन सुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिवाइज नहीं होगा। रिवीजन के बिना सुनने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, और ये मैं बहुत फर्मली बोलता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, कि अगर आप किसी भी चीज़ को 2 बार रिवाइज ना कर पाओ तो उस चीज़ को एक बार भी मत पढ़ो, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डेली डिस्पैच ही क्यों ना हो, अगर 2 बार ना पढ़ पाओ तो उसे पढ़ो ही मत, क्योंकि एक बार में कभी तुम्हारे माइंड में नहीं बैठेगी। तो एक बार तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आपने वीडियो देखी यहाँ तक पहुँचे, तो एक बार तो एटलीस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दूसरी बार कब रिवाइज होगा? दूसरी बार जब आप राइट करोगे, क्योंकि राइट करोगे तो सोचना पड़ेगा ना, अभी वीडियो देखी तो सोचना थोड़ा ना पड़ा, लेकिन जब लिखोगे तब सोचना पड़ेगा। जब सोचोगे तब माइंड की जो है जो वायरिंग होगी, और वायरिंग होगी तभी ये चीज़ है जो माइंड में स्टिक रहेगी, आगे तक चलेगी, ठीक है। तो बच्चों इसको लिखो, और वो मत सोचो कि अभी तो हमारे पास नॉलेज कम है, अभी हमें आता नहीं है कुछ भी, अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है। ऐसे करते करते इसको कल लिख लेंगे, ठीक है। तो कल कभी आता नहीं है, इसको आज ही लिखना पड़ेगा। कल करते हुए बहुत टाइम हो गया, अब आज लिखो, ठीक है। लिखो और इसे ग्रुप में शेयर करो। ग्रुप तक पहुंचना कैसे है? देखो ये जो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो, और ऊपर थोड़ा सा देखोगे तो वहीं पे, या फिर सेटिंग वगैरह में देखोगे तो वहीं पे डिस्कशन ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप पोस्ट कर दो अपने जो राइटिंग है। बच्चे आपके जो पोस्ट करते हो उसको रिव्यू करेंगे, बच्चे भी वहाँ लिख के भेजते हैं। तो आप नॉलेज शेयर करो और नॉलेज बांटो, दूसरों का देखो और अपना दिखाओ, तो अभी क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी और ऐसे राइटिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। तो चलो ये था हमारा आज का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ पुश रेपो रेट कट, ठीक है। देखो अभी हुआ क्या है, बेसिकली हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसने अभी करा क्या है, रेपो रेट जो काफ़ी टाइम से जो स्टिक था उसको अभी 25 बेसिस पॉइंट जो है रिड्यूस करा है। अब हमारा रेपो रेट क्या है, 6.25% है। कितना रेपो रेट है हमारा? 6.25% है। होगा क्या रेपो रेट कम करने से? देखो रेपो रेट जब कम होगा तो क्या होगा, बैंक जो है इजीली जो है लोन ले पाएंगे आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, और आरबीआई से जब लोन लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा फ्लो करेगा, इनकम जो है, इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश होगी। बेसिकली यही चीज़ होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लेते हैं रेपो रेट से रिलेटेड, और हमारा प्रीवियस ईयर में 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था, उसको भी देखेंगे, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा अब एग्जाम आने वाला है। तो एक प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का मैं सॉल्व करूंगा, और जो अभी नेक्स्ट ईयर में आ सकता है ऐसे टाइप का, वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेपो रेट देखते हैं होता क्या है। रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, इंटरेस्ट रेट है, एक तरह से इंटरेस्ट रेट है जिसपे जो कमर्शियल बैंक जो है वो मनी बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से, ठीक है। सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई से,
ठीक है, ये हमारे हो गए बैंक। ये क्या करते हैं, आरबीआई से जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं। वो इंटरेस्ट रेट क्या है, वो है हमारा रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट करते क्या है कि एक बेसिकली वो जो होता है क्या कहते हैं उसे, एक क्या कहते हैं उसे हाँ, सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सिक्योरिटीज आरबीआई को देते हैं, आरबीआई इनको पैसा देता है, फिर जब ये वापस खरीदते हैं तो क्या होता है, सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, पैसा वापस दे देते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो क्या होता है, रेपो रेट। वही हमारा क्या 6.25%। समझ आ गया। सिक्योरिटीज को गिरवी रखते हैं, गिरवी कोलैटरल क्या होता है, गिरवी रखना कुछ। ठीक है, बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज होती है बैंक के पास, सिक्योरिटी गिरवी रखता है आरबीआई को, आरबीआई से फिर पैसा लेता है उधारी में, और फिर मार्केट में फ्लो करता है। ठीक है, मार्केट में फ्लो करता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, उसके बाद उसको शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वापस देना होता है, वापस दे के पैसा अपनी जो सिक्योरिटी है वो वापस ले लेता है। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड जो होती है बैंकों की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए रेपो रेट यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हमने शायद ब्रॉडली बहुत ज़्यादा तरीके से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिवर्स रेपो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सीआरआर वगैरह बहुत चीज़ डिस्कस करी थी। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखो इम्पैक्ट सिंपल होता है, हाइयर जब रेपो रेट होता है तो क्या होता है, देखो जब ब्याज दर ज्यादा होगी तो क्या होगा, तुम लोन खरीदोगे, बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो वही होता है, मार्केट में जो है लिक्विडिटी नहीं रहती, मार्केट के अंदर खर्च करने की क्षमता वगैरह ये सारी चीज कम हो जाती है। जब रेपो रेट लोअर होता है तो क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है ये रहा, हमारी जो बोरोविंग है वो बढ़ जाती है, और जब बोरोविंग मतलब उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ब्याज दर सस्ते हैं। जब उधारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा वैसे ही खर्च करेंगे उधार ले लेके। ठीक है, वही सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इसको एज अ टूल यूज करता है, आरबीआई जो है हमारा इसको एज अ टूल यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब 2021 का एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देखो 2021 के अंदर क्या आया था, यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, याद करो फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगा होता है ऑटोमेटिक, ना तो तुम्हें उसे छेड़ने की जरूरत है, बिजली तेज आएगी तो उसको वो कम कर देगा, कम होगी तो उसको वो कंट्रोल कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो इकोनॉमी है उसमें एज अ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का यूज करता है। देखो अगर यहाँ पे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो, तो ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि आरबीआई उसको बढ़ा रहा है और घटा रहा है, अपने आप तो हो नहीं रहा ना सारी चीजें सॉरी, अपने आप तो हो नहीं रही ना सारी चीजें, आरबीआई इसको बढ़ा भी रहा है घटा भी रहा है, तो ऑटोमेटिक तो नहीं है। लेकिन हमारा जो इनकम टैक्स है, टैक्स जो हमारा होता है, हमने एक लिमिट सेट कर दी। ठीक है, अब इससे ऊपर जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस करेंगे वैसे क्या होगा, टैक्स लगना चालू हो जाएगा, तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जो हमारी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का काम कर रहा है, और जैसे ही स्पेंडिंग जो है कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्पेंडिंग जैसे ही जो इनकम है कम होगी तो क्या होगा, टैक्स कम लगेगा, स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वाला काम कर रहा है कि लिए हमने ये लिमिट यहां सेट कर दी। ठीक है, इनकम आपकी यहां तक गई, यहां तक जैसे ही क्रॉस करेगी यहां टैक्स लगना चालू हो जाएगा, तो आपकी जो स्पेंडिंग लिमिट है वो कम हो जाएगी क्योंकि टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन लेट से आपकी स्पेंडिंग वो ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, तो टैक्स लग रहा है, लेकिन जैसे ये लिमिट क्रॉस करी अब यहाँ पे टैक्स लगना कम हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहा जाता है, किसको, टैक्सेस को। ठीक है, तो आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आरबीआई रेपो रेट वगैरह वो दे रखा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि चलो इसे क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने की कोशिश करो, कुछ फालतू हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अभी न्यूज में है, क्योंकि ये देखो चित्र आपको देखा फ्रंट पेज पे आ रखा था। जब भी कोई फ्रंट पेज पे आता है तो थोड़ा उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो देख लेनी चाहिए, क्योंकि पिक्टोरियल चीज़ों से क्वेश्चन बनाने बहुत ज़्यादा वो होते हैं ईजी। हुआ क्या है, मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व में बेसिकली थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे पीले पीले हो रहे हैं, हरी भरा रहता था, लेकिन गर्मी आने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अब वो हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो यहाँ पे डियर पानी पी रहा है, उसी की फोटो खींच के डाल दी है। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व का नाम था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, और ऐसे करके करते करते हम 3-4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है, पहले समझना पड़ेगा है कहाँ पे। ये जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ये टच करता है कर्नाटका को, केरला को, तमिलनाडु को, ट्राई जंक्शन पे है। देखो
ट्राई जंक्शन पे है, ये तीनों को टच करता है, ठीक है। अब मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन हमने देख ली। इस समझना पड़ेगा ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है फर्स्ट बायो रिजर्व ऑफ इंडिया है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके साथ ही यहाँ पे नीलगिरी में और कौन कौन से है, नीलगिरी में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नीलगिरी में बांदीपुर भी आता है, नीलगिरी में मुकुर्ती नेशनल पार्क भी आता है, नीलगिरी में साइलेंट वैली भी आता है। तो नीलगिरी में कौन कौन से आते हैं एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए। कोई ऑप्शन दे दिया कि नीलगिरी में इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें वायनाड आता है, इसमें बांदीपुर आता है, इसमें मुकुर्ती नेशनल पार्क आता है, इसमें साइलेंट वैली आता है, और इसके साथ इसमें बांदीपुर भी आता है, ठीक है। ये पांचों कहाँ है, नीलगिरी के अंदर है, ये वाले पांचों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज क्या है, किसके अंदर, नीलगिरी के अंदर या फिर उसके अंदर मुद्दुमलाई में। मुद्दुमलाई में बांदीपुर नहीं था ये, हाँ मुद्दुमलाई था ये गलती से यहाँ बांदीपुर लिख दिया, ये क्या है, मुद्दुमलाई है, मुद्दुमलाई, ठीक है, बांदीपुर नहीं है। बांदीपुर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो मुद्दुमलाई है वहाँ पे एक एलिफेंट कैंप है जो फेमस है, थेपा काडू एलिफेंट कैंप है, टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है, ये फेमस है। और यहाँ पे एलिफेंट ग्रास भी है। एलिफेंट ग्रास क्या है, बहुत बड़ी बड़ी ग्रास होती है जो अफ्रीकन कंट्रीज में पाती है बेसिकली, वो भी हमारे यहाँ पे मुद्दुमलाई में पाई जाती है। मुद्दुमलाई कहाँ पे है, नीलगिरी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। 2017 में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 2017 के अंदर, सीएपीएफ का ये भी 2017 के अंदर सीएपीएफ में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। भूरसिंह दा बारासिंगा, ठीक है, ये जो मॉस्कोट है, ऑफिशियल मॉस्कोट किसका है, तो क्वेश्चन आया था बेसिकली। ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जो पहला ऐसा कंट्री में था जहाँ पे ऑफिशियली मॉस्कोट को जो है अडॉप्ट किया गया था, भूरसिंह बारासिंगा जो हिरन होता है उसको, ठीक है। तो वो था कान्हा टाइगर रिजर्व में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, बताओ बच्चों, कहाँ है कान्हा टाइगर रिजर्व, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। अब है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करो। सिमिलर टाइप का है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर, तो उसी को थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हैं, अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। देखो अभी ये जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है ये काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। कहाँ पे, देखो एक हम जब एसे राइटिंग करते हैं ना, तो एसे राइटिंग में क्या होता है, एक जगह कहीं ना कहीं हम सजेशन देते हैं कि हमें स्कीम लानी चाहिए, या फिर वहाँ पे एक सजेशन देते हो हमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए स्कीम्स की, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही टॉपिक को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 स्कीम रहती है एटलीस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। वहाँ पे जब एग्जाम्पल दो तो तुम इसका एग्जाम्पल दे सकते हो स्किल इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है। स्किल इंडिया प्रोग्राम में हुआ क्या है, देखो हमारी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम बन गई है स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसके अंदर रिस्ट्रक्चर करा है। 3 स्कीम थी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, और जन शिक्षण संस्थान, ठीक है, जन शिक्षण संस्थान स्कीम। इन तीनों को जो है कंबाइन करके इसको बना दिया क्या, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये एग्जाम्पल है, रिस्ट्रक्चरिंग करने का कभी सजेशन देते हो तो एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम हमने करा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, स्किल प्रोवाइड कराना बेसिकली, ठीक है। तो ये है हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम, आज न्यूज़पेपर में था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ रखा है पहले 2024 के अंदर ही आ रखा है, देखो 2024 के अंदर ही आ रखा है। स्टेटमेंट दे रखी है 4 और बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। किसके बारे में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर इसके बारे में पढ़ना है तो अक्टूबर का हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अक्टूबर 26 का जो डेली डिस्पैच है वेबसाइट से पढ़ लेना। देखो वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करोगे thelearners.co.in, यहाँ पे जाके आप अपना डेली डिस्पैच पे जाके यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद सीएपीएफ में जाना, सीएपीएफ में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, डेली डिस्पैच, वहाँ पे आप जाके ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे क्लिक करा और सफारी खुल गया, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सफारी खुला, सफारी खुलने के बाद यहाँ जाना आपको, ये रहा आपका सीएपीएफ वाला, ठीक है। ये प्रॉपर आपके लिए ही बना रखा है, डेली डिस्पैच, मंथली करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फाउंडेशन मटेरियल, फ्री कोर्सेज वगैरह सब यहाँ पे है, तो देख सकते हो आप। डेली डिस्पैच में मैंने बोला था कौन सा, अक्टूबर 26, यहाँ पे ये रहा 26, ये ऐसे ही क्लिक करोगे आपका वो डेली डिस्पैच खुल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में दे रखा है। ये रहा, कहाँ गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये रहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी लिमिट बढ़ा दी थी तरुण प्लस करके, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे थी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, 2024 के अंदर भी क्वेश्चन आ गया था इससे रिलेटेड। इसमें से बोला कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा, मुझे तो पता ही है, मैंने तो देख ही रखा है, 20 का आंसर सही नहीं है। यहाँ पे बोला है कि 15 लाख तक लोन मिल जाता है, ठीक है। देखो तरुण प्लस योजना तो अभी आई थी अक्टूबर के अंदर, तो ये तो क्वेश्चन आपका मार्च के अंदर पूछा गया था जब पेपर हुआ था। तो ये मार्च के अंदर मतलब जो भी जब भी हुआ था उस तब पूछा गया था, तब तक क्या थी, सिर्फ तरुण थी, सिर्फ 10 लाख तक का लोन मिलता था। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गई, ठीक है। तो हमारा बी आंसर हो गया। अब आपके लिए सिमिलर स्किल इंडिया से रिलेटेड पूछ लोगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 2 है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा तीसरा आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लेके आए। देखो एक बच्चे ने बोला था कि सर आप डिस्कस करते हो, अच्छा डिस्कस करते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो देखो एग्जाम में आते हैं तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना क्यों डिस्कस करते। इसीलिए अब मेरे को ये प्रीवियस ईयर का लेके आना पड़ रहा है कि प्रीवियस ईयर भी हमारा रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, और जो करंट आने वाले हैं फ्यूचर में वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में जो आने वाला है वो तो हमें पता नहीं है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको 125 क्वेश्चन पढ़ा देता और आप टॉप कर जाते। तो यही थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा आपको। टॉपिक्स एक्सरसाइज अभी हुई है, न्यूज़पेपर के अंदर आया है, पीआईबी के अंदर, दोनों के अंदर आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारा हुआ कहाँ पे है, टॉपिक्स हुआ है हमारे इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है ना। पैसिफिक में नहीं हुआ, पैसिफिक में नहीं हुआ, इंडियन ओशन रीजन में हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन थे, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, मतलब हमारे ही लोग थे सारे। 2 साल में एक बार करवाया जाता है बाइनरली, हर साल नहीं होता, 2 साल में एक बार करवाया जाता है। किसी लिए, इंटर ऑपरेबिलिटी की सारे जो हमारे नेवी हो गए, आर्मी हो गए, एयरफोर्स वाले हो गए, एक साथ मिलकर लड़ाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो स्किल को थोड़ा एनहेंस करने के लिए, ठीक है। ट्रोपैक्स का याद रखना, ठीक है, ट्रोपैक्स एक्सरसाइज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज था प्रीवियस ईयर का। अब ज़्यादा डिस्कस करता तो पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे डेली डिस्पैच के, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आंसर करो, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। बायो E3 पॉलिसी सॉरी, बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। बायो E3 पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ, अक्टूबर 26 में ही। देखो सेम डे में डिस्कस करा था बायो E3 पॉलिसी, अक्टूबर 26 के डेली डिस्पैच के अंदर ही। वही न्यूज़ जो है रिपीट हो रही है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। और इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे 2024 के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि अपना जो है सोर्स थोड़ा सा पता करो, कि आप जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर के उसके हिसाब से ही जो है पूरी न्यूज़ बना दी। देखो कि न्यूज़ के अंदर है या नहीं है, उसके बाद कब न्यूज़ में है, कि 10 साल पहले आया था, कहीं वही चेप रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इसको, ठीक है। तो बायो E3 पॉलिसी आज के न्यूज़पेपर में भी है, 26 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में भी थी, क्योंकि हमने 26 अक्टूबर के डेली डिस्पैच में भी इसको डिस्कस करा था। हुआ क्या है बेसिकली, अभी हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज करी थी, जो बायो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसको स्टेट्स के अंदर सेट करने के लिए, कि भाई जो स्टेट है हमारे उनके अंदर अब है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनिशिएटिव जो है वहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। होगा क्या, देखो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है बहुत एक मेन जो है रोल प्ले करता है। इसलिए जो है हम ये पॉलिसी लेके आए, बायो E3 पॉलिसी, की हमारी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट। E3 का मतलब इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या क्या हो गया, इकोनॉमी को भी बचाना है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है, और दोनों को बचाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगी। तो इसलिए बायो E3, ठीक है। इसलिए क्या क्या चीज़ करेंगे, सेल यहाँ पे, हब यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग हब, सब चीज़ें जो है स्टैब्लिश करेंगे बायो E3 से रिलेटेड। बायो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसका ये बायो E3 पॉलिसी जो है ये अगस्त में करी थी, वैसे इसको इनॉग्रेट करा था हमारे जितेंद्र सिंह मिनिस्टर जी ने। एम क्या है इसका, एम है नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी से अलाइन करना, ठीक है। मिशन लाइफ जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें जीना है, सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। तो बायो जो हमारी टेक्नोलॉजी है इन दोनों चीज़ में मदद करेगी। और बेसिकली हमारा टारगेट बेसिकली क्या है
कि अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, उसमें जो बायो सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हमने थोड़ा सा, इससे रिलेटेड हमने एडिटोरियल भी डिस्कस करा था बच्चों, आपको याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि बायो इकोनॉमी का पोटेंशियल कितना है। देखो पोटेंशियल 10 बिलियन था, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती थी, बायो इकोनॉमी में 10 बिलियन कंट्रीब्यूट करती थी 2024 में, 2014 में, 2024 तक आते आते 130 हो गया, और टारगेट है 300 बिलियन, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, 300 बिलियन कंट्रीब्यूट कराना हमारी इकोनॉमी में 2030 तक, ठीक है। तो अच्छा टारगेट है और अचीवेबल टारगेट है, क्योंकि 130 तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब इसके एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके एरियाज कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेंगे। देखो केमिकल में, फूड में हो गया, बायोथेरेपेटिक में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, कार्बन में हो गया, मरीन और स्पेस में हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो है बायोटेक्नोलॉजी हमारी यूजफुल होगी। और आपको पता भी है कि कितने सारे स्टार्टअप्स वगैरह आए थे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमने डिस्कस करे थे। तो वो सारी चीज़ें हमारी बायो E3 पॉलिसी के अंदर आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरिया इनोवेशन लाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस लाएगा, रैपिड होगा, मतलब नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, करेंगे ये सारी चीज़ें, तो प्रॉब्लम वगैरह सब चीज़ें सॉल्व करेंगे ही करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी, सारी चीज़ होगी किससे, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब जो 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क के थ्रू हम जो है अपनी बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, एसेंशियल है किस चीज़ के लिए, ऑप्शन दे रखे हैं, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, डेफिनेटली हमने अभी तो देखा कि नए प्रोडक्ट को डेवलप करेगी। एंटरप्रेन्योरशिप को, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप तो आएगी कि नए प्रोडक्ट डेवलप कौन करेगा, नहीं तो। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, देखो टेक्नोलॉजी तो आएगी, ये तीनों ही चीज़ सही है, फिर तो हमारी सी यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। हमारा सी आंसर, अरे मैंने क्यों इसे सॉल्व कर दिया, करना तो आपको था, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, मैंने कर दिया तो कर दिया, आप फिर मैं और दे दूंगा क्वेश्चन, कोई नहीं। 4 हो गए हमारे, 4 के बाद 5वां ये हो गया फिर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको भी सॉल्व करना आप, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर का भी देख लिया, और बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा इनिशिएटिव है, क्या पोटेंशियल है, कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी सारी चीज़ देख ली। अब हमारा लास्ट है आईसीसी वाला। आईसीसी क्या है, ये है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में भी, ठीक है। हमने कब डिस्कस करा था, अब मैं डेट तो भूल गया कब डिस्कस करा था, लेकिन अच्छा यहाँ पे क्लिक कर देना, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपका वो खुल जाएगा, कौन सी डेट का है ये, 6 दिसंबर का, ठीक है। 6 दिसंबर को हमने डिस्कस करा था आईसीसी वाले को। तो डेली डिस्पैच का जो हमारा वेबसाइट से 6 दिसंबर वाला जाके रिवाइज कर लेना, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। अभी हुआ क्या है, देखो मैंने कल वैसे ही बोला था कि अब ट्रंप जी आ गए हमारे, अब यहाँ सैंक्शन लगे हैं, वहाँ सैंक्शन लगेंगे, जहाँ जहाँ लगेंगे खुद को ही नहीं पता कहाँ लगेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अब आईसीसी पे ही सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे ही सैंक्शन लगा दिया। अब जो भी है लगा दिया, क्या कर सकते हैं, हमें तो रिवाइज करना है। आईसीसी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, आईसीसी एक बार रिवाइज कर लेना। आईसीसी और आईसीजे दोनों ही मैंने कंपैरिजन करके रिवाइज करा था, यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको, ये दोनों ही कंपैरिजन करके रिवाइज करा था, कौन सा कब बना, किसके अथॉरिटी में आता है, क्यों नहीं आता, वो सारी चीज़ें स्टैटिक हमारा वो है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे बच्चों, इसको आंसर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। अब चलो कल के क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो कल हमने क्या डिस्कस करा था, डिस्क्रिशन, हाँ ये वाला था पहला क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या होता है, देखो पहले तो वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर कर पाओगे। देखो डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी मतलब कि जैसा लगेगा वैसा करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं हम, ठीक है, वो होता है डिस्क्रिशनरी पावर। अब देखो सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। अब हमें पता है कि गवर्नर जो है वो वर्क करता है किसके अंडर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, जो स्टेट में होती है, ठीक है। लेकिन गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, ठीक है। हमने पढ़ा है लक्ष्मीकांत के अंदर ही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पावर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, लेकिन गवर्नर के पास होती है। तो देखो गवर्नर को अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं चलती, या फिर दो तीन चीज़ें और थी, वो भी हमने डिस्कस करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायर कर लेती है, नेशनल इंटरेस्ट के अपोजिट में चली जाती है, हाई कोर्ट की जो पोजीशन है उसको खतरे में लाती है। तो क्या है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के पास, की जो है प्रेसिडेंट रूल के लिए वो है इम्पोज कर देगा, या फिर बिल जो है वो रोक देगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगवाना होगा, उसके लिए रिकमेंड देनी होगी,
अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के देगा तो वो बोलेंगे कि दे दो, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हुई। तो एक तो हमारा सही हो गया, अच्छा मैंने लगा ही रखा है यहाँ पे, ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सी कट गया, ठीक है, एक हमारा सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का ये डिस्क्रिशनरी पावर है। देखो ये डिस्क्रिशनरी पावर होती तो फिर हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहती कैसे, ये हो ही नहीं सकता ही, ठीक है। 2 हमारा कट गया, तो 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, आंसर आ गया हमारा 1 और 3, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स। हाँ, हमने देख ही लिया था कल कि कुछ बिल ऐसे थे जो गवर्नर जो है अपनी ही मतलब उसमें ही दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है कि अपनी इच्छा से मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 201 था, हाँ आर्टिकल 201 के अंदर उसके कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो पहला और तीसरा हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, देखो हमने कल देखा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ। किससे रिलेटेड, पिनाका मिसाइल से रिलेटेड, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर और साइन किया था, वो किसके साथ किया था वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन था हमारा ये वाला, क्या, हाँ बहमन बाघेरी ईरान ने करा था ये गल्फ ऑफ वाटर के अंदर ये ड्रोन कैरियर, इसको इंट्रोड्यूस करा था हमने, कल देखा था। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये, हाँ रविंद्र जडेजा, ठीक है, इसने 600 विकेट ली थी, इसने टारगेट बनाया था ना, ऑलराउंडर वो बन गया था 600 विकेट लेके। तो ये उसका हमारा हो गया बी आंसर। तो देखो हमने सारे डिस्कस कर लिए, काफ़ी सही था, अच्छा था डिस्कशन। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। और एक चीज़ और कि हमारा जो नाम है द लर्नर्स जो है अब हेमंत्रा बनने जा रहा है। द लर्नर्स जो है अब हेमंत्रा बनने जा रहा है। अब लर्निंग CAPF नहीं, अब हेमंत्रा CAPF होगा, ठीक है। लर्निंग बहुत सारे आ चुके हैं इसलिए, ठीक है। तो हेमंत्रा तो यूनिक है, तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि हमारा है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वॉचिंग।